जब एक हफ्ता आपने गैप कर दिया तो वो जो टॉपिक पीछे आपने पढ़ा था उसको ब्रेक हो गया, ब्रेक मिल गया, और ब्रेक मिलने की वजह से वो थोड़ा स्लिप कर गया, फिर आपको वहीं से कंटिन्यू करना पड़ जाएगा। मुश्किल है। और क्वेश्चन की डिमांड क्या है, आयोग क्या चाहता है, में असफलता के जो हो रहे क्यों हो रहे हैं उसका एनालिसिस डे बाय डे करना पड़ेगा। बनाया तो पर डे आपके वो दिमाग में होना चाहिए कि मेरा लक्ष्य क्या है। आज का मैंने 24 घंटा या जो भी 6-7 घंटे सोने में निकाल दिया जाए 2-3। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज हम फिर से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भवन के सामने हैं और हमारे साथ ये सर हैं राजधनी। इनका ARO असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर सहायक समीक्षा अधिकारी में 55 रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ है। तो आज हम सर से जर्नी के बारे में जानेंगे, उसके साथ साथ जानेंगे कि इसकी कितने समय से तैयारी कर रहे थे, चाहे एंसर राइटिंग हो चाहे ऐसे हो, वो सारी चीज़ें हम आज से इस वीडियो में आपको कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि कोई भी क्वेरी कमेंट्स में जरूर बताइएगा, उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन पूछेंगे। तो सबसे पहले सर, हमारे तरफ से, हमारे दर्शकों की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों का, जी, जो मुझे मौका मिला आपके यूट्यूब चैनल पे बोलने का, और बहुत अच्छा लग रहा है। जी। सबसे पहला क्वेश्चन सर आपसे यही रहेगा कि आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है और कहाँ से हैं आप? मैं प्रयागराज का रहने वाला हूँ। उग्रसेनपुर तहसील, उग्रसेनपुर हमारा डाकघर है, और बिरहिनाबाद खानपुर डांडी का निवासी हूँ जी। और मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन PG मैंने किया, और दर्शन शास्त्र मैंने MA भी किया है जी। और मैं 2012 में मेरी शादी हुई। शादी के बाद कुछ व्यवधान रहे, लेकिन 2015 से मैंने कंटिन्यू तैयारी चालू की है, और मैं 16 मेंस दिया हूँ, 17 मेंस दिया हूँ, 18 मेंस दिया हूँ। 19 में कुछ प्रॉब्लम हुई तो मैं दे नहीं पाया था। BO का मैंने मेंस दिया है जी। खंड शिक्षा अधिकारी, आप जानते होंगे जी। और RO का मैं 16 का मेंस दिया हूँ, 17 का भी मेंस दिया हूँ। उसमें 2-4 नंबर से रह गया है। मेरे दोस्तों का बहुत आभार रहा है, और मेरे विक्रम सर, विजेंद्र, रंजीत और नाहर सर जो साथ में ही ARO हुए हैं जी। और उनका सहयोग बहुत रहा। हमारे कंपनी गार्डन में जो हमारे मित्रगण हैं, वो साथ में जो पढ़ते थे, उनसे बहुत सी सीख मिली है। और हमारे सीनियर रहे हैं ब्रिजेश सर, जो अधिकारी हैं इस समय। सर, जानेंगे कि इसके लिए आपने कोई कोचिंग लिया था या फिर सेल्फ स्टडी ही करते थे? देखिए, कोचिंग मैंने इक्का दुक्का लिया था, लेकिन मुझे कोचिंग से उतना बेनिफिट नहीं हुआ है जितना मैंने कंपनी गार्डन में जा कर के अपने सीनियर के साथ, अपने सहपाठियों के साथ में रह करके सेल्फ स्टडी जो मैंने किया है जी। सेल्फ स्टडी का थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा महत्व है। क्योंकि देखिए, कोचिंग क्या है, कोच करता है, आपको बताता है करना क्या है, आपको ही करना है जी। आप जब तक खुद से एनालाइज कोई चीज़ नहीं करेंगे, खुद से नहीं पढ़ेंगे, तो सिलेक्शन तो दूर, आपको समझ ही नहीं आएगी कोई चीज़। और देखिए, सिलेक्शन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप खुद कितना किसी चीज़ को समझते हैं। जी। आप जब तक उस चीज़ को समझेंगे नहीं अपने स्तर पे, तब तक आपका सिलेक्शन मुश्किल है। और क्वेश्चन की डिमांड क्या है, आयोग क्या चाहता है, इसको आपको पकड़ना पड़ेगा बार बार। और साथ में असफलता के जो हो रहे क्यों हो रहे हैं उसका एनालिसिस डे बाय डे करना पड़ेगा। हर असफलता के बाद आपका खुद का एनालिसिस बहुत ज़रूरी होता है। सर, इतने समय से तैयारी आप कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हर बार कितने टाइम से आपको फेलियर का सामना करना पड़ा? आप PCS मेंस भी लिख चुके हैं, तो कहीं ना कहीं कहाँ आपको लगता था कि यहाँ सबसे बड़ी हमारी कमी रही? तो वो अपनी कमियों को बताइए जिससे न्यू स्टूडेंट नहीं करे। देखिए, कमियाँ जानना अपनी बहुत ज़रूरी होती है। मैंने भी अपनी कमियाँ देखी। कमियाँ ये देखी कि मैं कभी तो 16 घंटे, 18 घंटे या 12 घंटे, 14 घंटे पढ़ लेता था, और ये चलता था 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन या 30 दिन। फिर उसके बाद हफ्ते के भर का गैप, 10 दिन का गैप, जो गैप होता था वो गैप हमारी स्टडी को ब्रेक कर देता था, और मुझे फिर कंटिन्यू करना पड़ जाता था। क्योंकि देखिए, दिमाग किसी फॉर्मेट पर काम करता है। जब आप स्टडी करते हैं तो एक लय होना चाहिए, आगे क्या होने वाला है, पीछे मैंने क्या पढ़ा था, उसका जब तक तारतम्य नहीं स्थापित होगा, तब तक आप टॉपिक को समझ नहीं पाएंगे। आधे में टॉपिक पढ़ा आपने, 15 दिन पढ़ा किसी टॉपिक को, समझा बहुत अच्छी तरह, लेकिन आपने एक हफ्ता गैप कर दिया। अब जब एक हफ्ता आपने गैप कर दिया, तो वो जो टॉपिक पीछे आपने पढ़ा था
उसको ब्रेक हो गया, ब्रेक मिल गया, और ब्रेक मिलने की वजह से वो थोड़ा स्लिप कर गया, फिर आपको वहीं से कंटिन्यू करना पड़ जाएगा। इसलिए सतत प्रयास, सतत मतलब कंटिन्यूटी स्टडी में बहुत इंपॉर्टेंट करती है। आप 2 घंटे 4 घंटे पढ़िए, 5 घंटे पढ़िए, लेकिन कंटिन्यू पढ़िए। घर जाइए, घर पर भी 3 घंटे निकाल ही सकते हैं भाई। सर थोड़ा सा आप जानेंगे कि इसमें जो ऐसे के पेपर है और हिंदी के लिए कोई स्पेसिफिक बुक हो जो आपके कामयाबी जो आपने पढ़ा था जो बहुत हेल्पफुल रही, तो प्लीज़ वो बुक के नाम बता दीजिए, और इसके अलावा कोई नोट्स वोट्स पढ़े थे। देखिए, वासुदेव नंदन, डॉक्टर वासुदेव नंदन जी की बुक है जी। जो ग्रामर के लिए सबसे अहम होती है। जी। हाँ, उसको पढ़ करके आपको बेस हिंदी का पता चल जाएगा। जी। उसको पढ़िए। फिर आप जानते हैं, ये सभी जानते हैं हमारे मित्र, हरदेव बाहरी जी के, उसमें आपको मिल जाएगा मटेरियल, मिल जाएगा जो जिसको रटने वाली चीज़ें हैं वो मिल जाएगा। और यही 2 बुक ज़्यादा इम्पोर्टेंट करती है। बाकी पिछले साल जितने भी सवाल पूछे गए हैं अन्य एग्ज़ाम में या यूपीपीएससी में, उनको सॉल्व करके वो जो क्वेश्चन आए हैं वो आपके दिमाग में होने चाहिए। जो आपके दिमाग में पिछले क्वेश्चन अगर हैं तो जो नए क्वेश्चन बनेंगे भी उसका परसेंटेज बहुत कम होता है। तो ऐसे में नया और पुराना दोनों आपके पास हो जाता है, तो आप अच्छे खासे नंबर हिंदी में ले लें। हिंदी में लाते तो जीएस का ऑन एवरेज स्कोर रहता है 60% क्वेश्चन कर ले जाएंगे, 55% क्वेश्चन ले जाएंगे। इससे ज़्यादा 70% क्वेश्चन जीएस में करना पॉसिबल नहीं होता है। वो करते हैं, बहुत से लड़के करते हैं, लेकिन मेरे साथ नहीं हो पाया है। तो हिंदी और जीएस का कॉम्बिनेशन रहा है। सर ऐसे के लिए आपने क्या बुक प्रेफर किया था, और ऐसे के लिए तैयारी आपने कैसे किया, अगर इसे करनी चाहिए? देखिए ऐसे जो होता है ना, ऐसे आत्म अभिव्यक्ति होता है जी। किस टॉपिक पे जो क्वेश्चन जो ऐसे आया है, उस टॉपिक को किस तरह से आपने समझा है, उस समझ के आधार पर एक क्रमबद्धता स्थापित करते हुए आप लिखते चले जाइए। यही ऐसे होता है। ऐसे में कुछ बड़ी चीज़ नहीं होती है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा उस टॉपिक के बारे में। जैसे महिला सशक्तिकरण है, महिलाओं के बारे में आपको पता होना चाहिए कि उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है, मध्यकाल में क्या रहा है, प्राचीन में क्या स्थिति रही, मध्यकाल में क्या, वर्तमान में क्या रहा है, आधुनिक में क्या, किस तरह से बदलाव हुए हैं। इंडिया ही नहीं, वर्ल्ड लेवल पर आपको समझना पड़ेगा। ठीक है ना। इसी तरह पर्यावरण है, पहले हमारे पास कितने वन संसाधन हुआ करते थे, वर्तमान में क्या है, और इसके इन पीरियड में किन किन समस्याओं से गुजरते हुए, मतलब कैसी बदलाव, कौन से बदलाव हो जो हमारे पर्यावरण को क्षति पहुँचाए हैं। और लोगों की मानसिकता पर पर्यावरण का जो ये इनबैलेंस्ड है। कुछ लोग पर्यावरण को कुछ नहीं समझते, कुछ लोग आधुनिकता को, विकास को सब कुछ समझते हैं, पर्यावरण को नहीं समझते। तो वो बैलेंस कैसे होगा? बहुत लोग पर्यावरण करते रहते, पर्यावरण बचाओ, लेकिन मैक्सिमम लोग कहते हैं ठीक है विकास बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ को समझना पड़ेगा। यही थोड़ा सा जानेंगे जो जीएस के लिए स्पेसिफिक बुक है, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, उसके लिए क्या पढ़ना आवश्यक है और कहाँ से मतलब कि पढ़े थे आपने, क्या पढ़े? देखिए जीएस में एक फंडा हम लोग जानते हैं और बताना भी चाहेंगे। फंडा यही है कि भाई आपका पुराने क्वेश्चन आपके दिमाग में होने चाहिए और करंट आपका दिमाग में होना चाहिए, बस जीएस सफिशिएंट है। पुराने क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए और नए में करंट ये पता है आपका, तो 55 से 60% क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। करंट अफेयर्स सर ये वेरी इंपॉर्टेंट रोल है जैसे बता रहे हैं आप। तो करंट के लिए जैसे क्या मैगजीन आप पढ़ते थे, या फिर कोई बुक लिस्ट एंड टॉपर जैसे कि न्यूज़पेपर, या फिर कोई जैसे मैगजीन आती है, क्या आप प्रेफर करते थे? देखिए मैगजीन मंथली एक कोई भी ले लीजिए आप, उसकी बात है, कोई मैगजीन एक ले लीजिए, ठीक है ना। लेकिन पेपर से हमेशा लगे रहिए। पेपर को, जो न्यूज़पेपर आता है आपका, वो पर डे पढ़िए, समझिए दुनिया में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, राजनीति में क्या हो रहा है, अर्थव्यवस्था में क्या हो रहा है, ये सब चीज़ों को आपको समझते रहिए। और फिर देखिए नोट्स, मैगजीन क्या है, 1 महीने का कलेक्शन है। आप जब कलेक्शन पढ़ने लगते हैं ना, तो वो आपके दिमाग में स्थायित्व नहीं बैठता नहीं है। किंतु जब आप पर डे बाय डे का पेपर पढ़ते हैं, तो पेपर पढ़ने के पश्चात आप जब मैगज़ीन पढ़ते हैं तो हाँ पता चल जाता है कि हाँ इस दिन मैंने ये पढ़ा था, तो इस वजह से कंप्लीट हो जाता है, उसमें कुछ नहीं। सर लास्ट क्वेश्चन एक आपसे है कि जैसे कि कोई भी मोटिवेशन लाइनें या इंस्पिरेशन लाइनें, जैसे पोएम, पोएट्री, कुछ भी याद है तो हमारे व्यूअर्स के सामने आप शेयर कीजिए, जिससे उन्हें अपनी तैयारी में बूस्टअप आगे बढ़ने को मोटिवेशन मिलेगा।
देखिए, स्वामी विवेकानंद जी का एक कथन है, जी। वो हमेशा मैं अपने दिलो दिमाग में रखे रहता हूँ। जैसा कि मैंने बात किया कंटिन्यूटी की, जी जी तो वही कथन है, उठो जागो और तब तक न रुको जब तक लक्ष्य को हासिल ना कर लो। तो इसका मतलब ही है कि आपने किसी ध्येय को, लक्ष्य को जब बनाया तो पर डे आपके वो दिमाग में होना चाहिए कि मेरा लक्ष्य क्या है। आज का मैंने 24 घंटा या जो भी 6-7 घंटे सोने में निकाल दिया जाए, 2-3 घंटा नित्य क्रिया में निकाल दिया जाए, उसके पश्चात क्या आपने अपने लक्ष्य के प्रति समय दिया कि नहीं। तो वही चीज़ें हैं, उठो जागो और तब तक न रुको जब तक लक्ष्य को हासिल ना कर लो। ऐसा नहीं कि आप लगे रहो ना, लगे रहो पर डे बाई डे, एक एक कदम, आधे कदम, एक एक इंच, एक एक मिलीमीटर बढ़ते रहो। सर, इसके अलावा हम कोई क्वेश्चन जो आपसे नहीं पूछ पा रहे हैं, जो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जैसे पोएम, पोएट्री जो लिखते थे या फिर जैसे नोवेल पढ़ते थे, तो जिससे इनक्रेज जो कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें। मैं एक चीज़ कहना है जी, मुझे कहावत भी है जी कि अपने मरे ही स्वर्ग दिखता है, जी, ठीक है। अपने मरे ही स्वर्ग दिखता है, आपके लिए कोई और नहीं मरेगा कि तुमको वो मरे और तुमको स्वर्ग मिल जाए, स्वर्ग दिख जाए। जी जी तो खुद के ही करने से होगा, जी जी सर। किसी और का न कोचिंग, न संस्था, न दोस्त, न यार, वो सिर्फ आपको पुशअप करेंगे। पर माता पिता का सब पुशअप करते हैं, लेकिन करना अंततः आपको ही है, ठीक है ना। बस, थैंक यू सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके दर्शकों का बहुत बहुत तो धन्यवाद। फ्रेंड्स फाइनली सर ने वो सारी चीज़ें आपके हमारे सामने शेयर की, चाहे बुक लिस्ट हो, चाहे स्ट्रेटजी हो, चाहे ऐसे राइटिंग हो, चाहे हिंदी, वो सारी चीज़ें बताया और साथ साथ बताया कि कोई कितने भी कोचिंग कर ले या फिर पढ़ना आप ही को होगा तभी सिलेक्शन होगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और कोई भी क्वेरी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।